नमस्ते। मैं दिलीप सरोज से राष्ट्रीय शासन आईएएस अकेडमी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस क्लास में। और हमेशा की तरह आज हम वित्त विधेयक के संदर्भ में देखने जा रहे हैं। आज का हमारा क्लास रहेगा वित्त विधेयक, जो कि सरकार में वित्त विधेयक ये अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है। जैसे कि हमने देखा, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में 4 प्रकार के विधेयक होते हैं, जैसा कि सर्वसामान्य विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक एवं संविधान सुधारना विधेयक। इसी तरह इन चारों में से वित्त विधेयक ये भारतीय संघ के लिए एक महत्वपूर्ण भाग होता है। तो हम देखते हैं, डियर स्टूडेंट, वित्त विधेयक माना क्या और वित्त विधेयक किस लिए पारित किया जाता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। वित्त विधेयक का मतलब ये होता, यद्यपि देश को आने वाले वित्तीय वर्ष में, जिसे आर्थिक बजट कहते हैं, आने वाले वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो भी पीरियड होगा, वो पीरियड में आने वाली संबंधित वित्तीय स्थितियां सुधारने हेतु किस किस रास्तों द्वारा वित्तीय पूर्तता की जाएगी के लिए लोकसभा में ये सभी बातों के ऊपर बहस की जाती है, वो वित्त विधेयक के अंतर्गत आती है। अनेक धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं, लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक में ग्राह्य नहीं माना जाएगा। वित्त विधेयक का मतलब होता है टोटल वित्तीय पूर्तता, वित्तीय पुरवठा, वित्तीय सप्लाई, वित्तीय आपूर्ति एवं वित्तीय नियोजन के लिए शोध कार्य में की जाने वाली स्थितियां एवं रास्ते, जिससे देश का वित्तीय भांडार भरा रहे, यह महत्वपूर्ण बात होगी। तो इसीलिए वित्त विधेयक एक महत्वपूर्ण स्थिति में हम जानते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, वित्त विधेयक भारत संघ के राष्ट्रपति जी के अनुमति बिना लोकसभा सदन में चर्चा के लिए नहीं लाया जा सकता। यद्यपि वित्तीय त्रुटि पूरी करने के लिए विविध मार्ग खोजे जाते हैं, कराधान या किसी और से उधार कर्जा लेना या किसी रास्ते से वित्त की उपलब्धियां करना, इसके लिए पहले अनुमति सरकार को राष्ट्रपति से लेना पड़ता है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हम देखते हैं, वित्त विधेयक ऐसा एक विधेयक है कि जिसे सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है। वित्त विधेयक लोकसभा में पेश होने के बाद अन्य और विधेयकों की तरह वही स्थितियां होती है, उसी विधेयक पेश करने की, विधेयक चलाने की, विधेयक बनाने की और राष्ट्रपति की अंततः स्वाक्षरी। लेकिन वित्त विधेयक का एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये लोकसभा में ही रखा जाता है, लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अब दूसरी बात हम देखते हैं, जिसे राष्ट्रपति जी की पूर्व सम्मति जरूरी होती है। वित्त विधेयक के द्वारा देश में आर्थिक सुधार तथा वित्तीय क्षेत्र परिपूर्ण मात्रा में भरा रहे, इसके स्रोत देखे जाते हैं। देखिएगा,
वित्त विधेयक के द्वारा देश में आर्थिक सुधार किस तरह से किए जाएंगे, और इसका दूसरा उद्देश्य होता है कि वित्त विधेयक द्वारा वित्तीय क्षेत्र परिपूर्ण मात्रा में भरा रहे, इसलिए किए जाने वाले नई नई खोजें। हमने केवल कराधान का स्रोत, सिवाय इसके और भी कुछ ऐसे स्रोत होते हैं कि जिससे वित्तीय मात्रा में स्थितियां परिपूर्ण हो जाती है, ये वित्त विधेयक के अंतर्गत आता है। तीसरी बात देखते हैं हम, वित्त विधेयक का पारित होना। वित्त विधेयक भारत सरकार को उस वर्ष के लिए वित्तीय स्थितियां संभालने के लिए पारित करना पड़ता। अब इसमें देखिए जरा क्या बोलते हैं, वित्त विधेयक का पारित होना। सभी विधेयक जिस तरह से पारित होते हैं उसी तरह से वित्त विधेयक भी पारित होता है, और उसके लिए भारत सरकार द्वारा आने वाला अगला वित्तीय वर्ष, जिसे हम बजट के तौर पे देखते हैं, उसको पूरी तरह से चलाने हेतु, अन्य व्यय को पूरा करने हेतु, उधारी प्राप्तियां, खर्चे तथा उपलब्धियां कुल मिला के सभी की स्थिति को संभालने हेतु भारत सरकार के चालू वर्षीय वित्तीय वर्ष में परिपूर्णता लाने के लिए इसे पेश किया जाता है। और वित्त विधेयक में विनियोग विधेयक के संशोधन प्रस्तावित किए जाते हैं। यही वित्त विधेयक में विनियोग विधेयक के संशोधन प्रस्तावित किए जाते हैं। इसका मतलब, विनियोग विधेयक का मतलब क्या होता है, आने वाली सभी वित्तीय पूंजियां की सही मात्रा में देश के विकास के लिए हर एक क्षेत्र में किस तरह से विनियोग किया जाए, किस तरह से विनियोग किया जाए, आने वाले रुपया और उस रुपया को किस तरह से देश के सभी स्थितियों के क्षेत्र में किस तरह से हम उपलब्धियां बना सके वो रुपया की, इसमें विनियम संशोधन प्रस्तावित किए जाते हैं। ये वित्त विधेयक का भाग होता है। इसके बाद देखते हैं अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम। इसका एक भाग होता है अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम 1931 के अनुसार वित्त विधेयक को 75 दिन में प्रभाव में लाना चाहिए। सीधी सीधी बात है, अगर वित्त विधेयक होने के बाद विनियम विधेयक हम जब बनाते हैं उसे अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम लागू होता है। 1931 के मुताबिक अनंतिम कर संग्रहण का मतलब हुआ इस साल के लिए जिस प्रकार से हम अनेक स्थितियों पे, अनेक वस्तुओं पे, अनेक उत्पादों पे हम वित्तीय तुल भराने हेतु, वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु कर संग्रहण अधिनियम लगाते हैं। तो कर का संग्रह करना, कर का खींच कर लाना और वित्तीय स्थिति को बराबर करना, ये 1931 के मुताबिक मिनिमम कम से कम 75 दिन के भीतर वो कर संग्रहण अधिनियम प्रभाव में आकर उसका कामकाज शुरू हो जाना चाहिए। ये वित्तीय विधेयक के अंतर्गत आएगा। इसके बाद हम देखते हैं जो स्टूडेंट वित्त एवं बजट के आय पक्ष को वित्त अधिनियम बजट के आय पक्ष को विधिक मान्यता प्रदान करता है। देखिए, वित्त अधिनियम जो जिसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं, वित्तीय स्थितियां संभालने हेतु वित्त अधिनियम, हम जिस प्रकार से कर संग्रह अधिनियम के द्वारा करों की ओर से वित्तीय परिपूर्णता देश के लिए एक साल के लिए उपलब्ध कराते हैं, इसीलिए वित्त अधिनियम
बजट के आय पक्ष को विधिक मान्यता प्रदान करता है। यानी विधिक मान्यता प्रदान करने का मतलब क्या हुआ? यद्यपि हम किसी उत्पाद पे, किसी प्रोजेक्ट पे या किसी अन्य क्षेत्र पे जब कर संग्रह अधिनियम के द्वारा कर लगाने की को काम करते हैं, कर लगाने की कोशिश करते हैं, कर लगाने का काम करते हैं, उसके लिए हमें ऐसी स्थिति चाहिए जो विविधिकता पूरी हो चुकी हो, उसके ऊपर किसी की आँच ना आए और वो विधि नियम के मुताबिक हो चुकी हो। इसीलिए वित्त अधिनियम बजट आय पक्ष को विधिक मान्यता प्रदान करता है। आपके ख्याल में आया होगा स्टूडेंट। इसके बाद देखते हैं हम भारत की संचित निधि में भुगतान जमा किए जाते हैं। भारत की वित्तीय नियम के अंतर्गत कुछ राशियां जो भारत की संचित निधि में जमा की जाती है, उसी से भारत की संचित निधि में से भुगतान आने वाले जो भुगतान होते हैं वो जमा किए जाते हैं तथा प्राप्तियां की उधारियां ली जाती है। हमने जिसे उधार दिए उसकी प्राप्तियां किधर आ जाती है? भारत संचित निधि में। एवं हमने जो भुगतान किए हैं, हमें जो भुगतान प्राप्त हुए है वो भी भारत संचित निधि में जमा हो जाती है तथा भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राजकोष विधेयकों, ऋणों, अग्रिमों को केंद्र सरकार द्वारा सभी ऋणों की पुनर्अदायगी सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि भारत संचित निधि के द्वारा ही की जाती है। अब थोड़ा देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, जैसा कि हमने कराधान विधेयक के द्वारा कर प्राप्त कर लिया है या आय बढ़ाने का हमने जो स्रोत हमने देखे उससे हमने आय का स्रोत बढ़ा लिया है। अब ये कहां शुरू हो गया? सीधी सीधी बात, कहां जमा हो गया? भारत की संचित निधि में। और भारत की संचित निधि से ही वित्तीय परिपूर्णता देश को दिलाने हेतु कार्य किया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम भारत सरकार द्वारा सभी प्रकार के राजस्व, जैसा कि समवर्ती सूची के कुछ सब्जेक्ट होते हैं, राज्य सूची के कुछ सब्जेक्ट होते हैं तथा संघीय शासन समवर्ती सूची के कुछ सब्जेक्ट होते हैं के द्वारा आए हुए तथा अन्य कराधान उपलब्धियों के द्वारा एवं कुछ विदेशी कर्जे तथा अन्य स्थितियों के द्वारा आए हुए सभी भुगतान भारत संचित निधि में जमा होने के बाद देश की वित्तीय शक्तियां, देश की वित्तीय अधिनियम के द्वारा देश को चलाने हेतु एक साल की वित्त पुनर्रचना एवं उन्हें प्रत्यक्ष तौर पर दिया जाने वाला वित्त रुपया, आर्थिक स्थितियां को पूरा करने के लिए दिया जाने वाला रुपया, यही स्थितियों में से जाता है, यही स्थिति में से जाता है राजकोषीय विधेयकों, ऋणों, अग्रिमों को केंद्र सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋणों के पुनर्अदायगी में सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि भारत संचित निधि के भाग होती है। अब एक मुद्दा थोड़ा ख्याल में रखिएगा, शांति से सुनिएगा डियर स्टूडेंट। जैसा कि भारत सरकार के बहुत सारे खर्चे होते हैं, एक साल की वित्तीय स्थितियां संभालने के भारत सरकार को लिए गए सभी इकट्ठा की गई रुपयों विभिन्न प्रकार से बांट दिया जाता है। विभिन्न कार्यालयों के लिए विभिन्न विभाग के सचिवों को जो सरकार में बैठे हैं उनको बांट दिया जाता है। उसी प्रकार से सभी ऋण
उसकी भी अदायगी यही से की जाएगी और प्राप्त धनराशि भारत संचित निधि का एक भाग होता है। इसके बाद देखते हैं हम भारत सरकार की ओर से सभी विधिगत भुगतान इसी निधि से किए जाते हैं। भारत सरकार की ओर से सभी विधिगत भुगतान जो होते हैं वो इसी निधि से की जाते हैं जो संचित निधि होती है। अब मिसाल के तौर पर देखा जाए कि भारत की संचित निधि से विभिन्न कार्यों को किए जाने वाले भुगतान जो वित्तीय स्थितियों के द्वारा वित्तीय अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुए वो अगर भुगतान किए जाते हैं तो आपको पता होगा कि भारत संचित निधि के द्वारा संघ के राष्ट्रपति, उसका कारोबार, उनका कार्यालय, उनकी सेवा प्रविधि वर्ग, चुनाव आयोग, उनकी सभी आर्थिक स्थिति यही से पूरी की जाती है। न्यायालय क्षेत्र, उनका सब कुछ कामकाज रुपयों के संदर्भ में रुपया उन्हें जब प्राप्त होता है तो भारत संचित निधि से प्राप्त होता है। उपराष्ट्रपति जी का कार्यालय, लोकसभा अध्यक्ष जी का कार्यालय, कुछ संसदीय बातें, ये सभी यही से पुनर्वितरण दिया जाता है। तो भारत वित्त आयोग द्वारा भारत संचित निधि में जितने प्रकार का वित्त जमा किया जाता है वो वित्त और वापसी किया जाता है सभी स्थितियों के लिए। और इस निधि में से किसी भी धन को संसदीय विधि के सिवाय विनियोजित नहीं किया जा सकता। आखिरी मुद्दा यह है, जितनी भी धनराशि संचित निधि में जमा हो चुकी है भारत संचित निधि में, वो निकालने हेतु राष्ट्रपति जी की परमिशन तो होना ही होना, लेकिन संसदीय विधिगत स्थितियों के मुताबिक भारतीय राष्ट्रपति जी की उन्हें परमिशन चाहिए, पूर्व परवानगी चाहिए, तब यही से राशि संसद विधिगत निधि अपनाकर उस राशि को प्राप्त कराने हेतु विभिन्न कार्यों के लिए भारतीय राष्ट्रपति जी से निवेदन कर सकते हैं। उसके बाद उनके हस्ताक्षर द्वारा ये राशि वितरित हो जाती है। तो वित्त विधेयक लगभग आपके ख्याल में आया होगा कि देश की 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय स्थितियों को संभालने हेतु वित्त विधेयक की पुनर्भरण एवं पुनर्अदायगी के लिए या जितनी भी जरूरतें होती है वो पूरी करने के लिए जो वित्त लगता है उसकी आगमन किस रास्ते से होगा, जैसा कि कर संग्रह अधिनियम, जैसा कि वित्तीय त्रुटि प्रणाली को पूरी तरह से बना लिया जाए एवं सभी आय हुए केंद्र सरकार की, भारत सरकार संघ की अदायगी भारत संचित निधि में जाएगी और वहां से पुनर्वापसी सभी विभागों में देय होगी देश के विकास के हेतु। इस तरह से वित्त विधेयक के सत्र में आज हमने देख लिया। आशा करता हूं इसके संदर्भ में आपको ये उचित लगेगा और यह आपके आने वाले परीक्षा में काम में आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिएगा, यद्यपि आपको संचित निधि, वित्तीय स्थितियां, वित्त विधेयक, इसकी अदायगी किस तरह से होती है ये आपको ख्याल में आया होगा और आशा करता हूं कि आपकी ओर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कल के क्लास में और मिलेंगे। थैंक यू सो मच।